हेलो एवरीवन और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी.एच. लॉरेंस की एक नावल सन्स एंड लवर्स। ये नावल 1913 में पब्लिश हुई थी और इसे इंग्लिश लिटरेचर की सबसे इम्पोर्टेंट सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल्स में से एक माना जाता है। हमारी ये प्रेजेंटेशन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले हम नावल की पार्ट बाय पार्ट समरी देखेंगे, उसके बाद नावल के मेजर थीम्स डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम ऑथर डी.एच. लॉरेंस के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। द मॉरल मैरिज एंड अर्ली फैमिली लाइफ। नॉवल की शुरुआत होती है गर्ट्रूड और वॉल्टर मॉरेल की शादी से। मिसेस मॉरेल एक एजुकेटेड मिडिल क्लास महिला हैं, जबकि मिस्टर मॉरेल एक अनएजुकेटेड कोल माइनर हैं। शुरू में उनका आकर्षण फिजिकल पैशन पर बेस्ड था। वॉल्टर की एनर्जी और डांसिंग ने गर्ट्रूड को अट्रैक्ट किया था, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद उनके बीच क्लास और टेम्परमेंट का फ़र्क उभरने लगता है। वॉल्टर शराब पीने लगते हैं, कर्ज बढ़ जाता है और घर में झगड़े रोज़ाना का हिस्सा बन जाते हैं। कई बार ये झगड़े वायलेंट भी हो जाते हैं। इस अनहैप्पी मैरिज के बीच उनके बच्चे पैदा होते हैं, विलियम, एनी, पॉल और आर्थर। मिसेस मॉरेल धीरे धीरे अपने पति से इमोशनली दूर होती जाती हैं और अपनी सारी उम्मीदों और इमोशनल ज़रूरत अपने बेटे विलियम पर ट्रांसफ़र कर देती हैं, क्योंकि पति से उनका रिश्ता टूट चुका होता है। घर का माहौल पॉवर्टी और टेंशन से घिरा हुआ है, लेकिन मिसेस मॉरेल अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाने की पूरी कोशिश करती हैं। ये पार्ट बेसिकली फैमिली के फाउंडेशन को एस्टैब्लिश करता है, एक घर जहां पॉवर्टी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन साथ साथ रहते हैं, और यहीं से अगली जनरेशन के इमोशनल पैटर्न्स भी शेप लेना शुरू करते हैं। पार्ट 2, चाइल्डहुड, विलियम्स राइज एंड ट्रैजिक डेथ। इस हिस्से में हम देखते हैं विलियम का बड़ा होना, लंदन में नौकरी पाना और अपनी माँ के लिए प्राइड का सोर्स बनना। विलियम एक शहरी आकर्षक लड़की लिली से एंगेजमेंट करता है, लेकिन मिसेस मॉरेल को लिली कभी पसंद नहीं आती। उन्हें लगता है कि लिली शैलो है और विलियम के लायक नहीं। इसी बीच विलियम अचानक बीमार पड़ता है और मर जाता है। उसकी मौत मिसेस मॉरेल को तोड़ देती है। वो अपनी ज़िंदगी की सारी उम्मीद खो देती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका ध्यान अपने दूसरे बेटे पॉल की तरफ जाता है और पॉल अब उनकी ज़िंदगी का इमोशनल सेंटर बन जाता है। यहीं से नॉवल का सेंट्रल साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। पार्ट 3, पॉल्स ग्रोथ एंड हिज रिलेशनशिप विद मिरियम। पॉल एक सेंसिटिव और आर्टिस्टिकली टैलेंटेड नौजवान के रूप में बड़ा होता है। उसे पेंटिंग का शौक है और उसमें टैलेंट भी है। काम के सिलसिले में वो एक फैक्ट्री में जॉब करता है, लेकिन उसका असली पैशन आर्ट है। वो मिरियम लीवर से मिलता है, जो एक फार्म में रहती है और स्पिरिचुअलिटी और इंटेलेक्चुअली बहुत डीप है। पॉल और मिरियम के बीच गहरा इंटेलेक्चुअल और इमोशनल बॉन्ड बनता है। वो साथ में बुक्स पढ़ते हैं, नेचर के बारे में बात करते हैं और एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मिसेस मॉरेल को मिरियम पसंद नहीं है। उन्हें डर है कि मिरियम उनके बेटे को उनसे छीन लेगी और वो खुले तौर पर इस रिश्ते का विरोध करती हैं। पॉल खुद भी कंफ्यूज रहता है। उसे मिरियम के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन तो फील होता है, लेकिन फिजिकल और इमोशनल कंप्लीटनेस नहीं मिलती। मिरियम भी अपने आप को पूरी तरह उसे डिवोट नहीं कर पाती, जो उनके बीच एक दूरी पैदा करता है। ये रिश्ता बार बार बनने और टूटने के फेजेस से गुजरता है और आखिर में पॉल इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो मिरियम से शादी नहीं कर सकता। पार्ट 4, पॉल एंड क्लैरा, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बॉडी एंड सोल। इस पार्ट में पॉल की मुलाकात होती है क्लैरा डेविस से, जो एक सेपरेटेड, इंडिपेंडेंट और फिजिकली कॉन्फिडेंट महिला है। पॉल और क्लैरा के बीच एक पैशनेट फिजिकल रिलेशनशिप शुरू होता है, जो उसे मिरियम के साथ कभी नहीं मिला था। लेकिन यहाँ भी पॉल को कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, क्योंकि क्लैरा के साथ सिर्फ फिजिकल कनेक्शन है, इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल गहराई नहीं है। इसी बीच मिसेस मॉरेल की तबीयत बिगड़ने लगती है। उन्हें कैंसर हो जाता है। पॉल अपनी माँ की देखभाल करता है और उसका गिल्ट और कन्फ्यूजन बढ़ता जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह न मिरियम को अपना सकता है न क्लैरा को। पार्ट 5, द डेथ ऑफ मिसेस मॉरेल एंड पॉल्स सर्च फॉर सेल्फ। नॉवल का क्लाइमैक्स मिसेस मॉरेल की लंबी बीमारी और मौत है। पॉल और उसकी बहन एनी मिलकर उन्हें दर्द से बचाने के लिए ओवरडोज देते हैं। ये नॉवल का सबसे इमोशनली इंटेंस मोमेंट है। मिसेस मॉरेल की मौत के बाद पॉल पूरी तरह टूट जाता है। वो मिरियम के पास वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन रियलाइज करता है कि उनका रिश्ता अब पॉसिबल नहीं है। क्लैरा अपने पति बैक्स्टर डेविस के पास वापस चली जाती है। अंत में पॉल अकेला रह जाता है, डिस्पेयर और कन्फ्यूजन में। लेकिन नॉवल की आखिरी लाइन में वो एडहेरेंस की तरफ नहीं, बल्कि दूर शहर की रोशनियों की तरफ चलता है, जो एक नए जीवन, होप और सेल्फ डिस्कवरी का संकेत देता है। चलिए अब इस नॉवल की मेजर थीम्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, मदर सन रिलेशनशिप। ये नॉवल का सबसे सेंट्रल थीम है। मिसेस मॉरेल अपनी अनहैप्पी मैरिज की वजह से अपना सारा प्यार और एम्बिशन अपने बेटों पर डाल देती है। पॉल के लिए ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो किसी और रिश्ते में पूरी तरह इन्वेस्ट नहीं कर पाता। थीम 2, द एडिपस कॉम्प्लेक्स। सिगमंड फ्रॉइड के इस कॉन्सेप्ट के थ्रू पॉल का अपनी माँ के प्रति इमोशनल अटैचमेंट समझाया जाता है।
वो अनकॉन्शियसली अपने पिता से कंपटीशन महसूस करता है जो उसके रोमांटिक रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट करता है। थीम 3, लव एंड पोजेशन। नॉवल में मिसेस मॉरेल, मिरियम और क्लेरा तीनों का प्यार पॉल को आज़ाद नहीं करता बल्कि किसी न किसी तरह रिस्ट्रिक्ट करता है। हर रिश्ता अपने तरीके से पॉजेसिव है। थीम 4, स्पिरिचुअल लव वर्सेस फिजिकल लव। मिरियम स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल लव रिप्रेजेंट करती है जबकि क्लेरा फिजिकल पैशन। पॉल इन दोनों के बीच बैलेंस नहीं बना पाता और यही कॉन्फ्लिक्ट उसकी रोमांटिक असफलता की जड़ है। फाइनली थीम 5, मैरिज एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। मिस्टर और मिसेस मॉरेल की शादी क्लास डिफरेंस की वजह से ही टूट जाती है। ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट विलियम और लिली के रिश्ते में भी दिखाई देता है। इस नॉवल की कुछ और इम्पोर्टेंट थीम्स आपकी स्क्रीन पे दी गई हैं उनकी सिंगल लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। ये है इस नॉवल के मेजर कैरेक्टर्स की लिस्ट अलॉन्ग विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब थोड़ी देर ऑथर का बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, उनका जन्म 11 सितंबर 1885 को ईस्टवुड नॉटिंघमशायर में हुआ था, इंग्लैंड के एक कोल माइनिंग टाउन में। उनके पिता एक कोल माइनर यानी कॉलियर थे और माँ एक एजुकेटेड मिडिल क्लास महिला थी। यही फैमिली डायनामिक हमें सन्स एंड लवर्स में मॉरल फैमिली के रूप में दिखाया जाता है। बचपन में लॉरेंस फिजिकली कमज़ोर थे लेकिन एकेडमिकली बहुत ब्रिलियंट। लॉरेंस का मानना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इंसान को नेचर से और अपने इमोशंस से दूर कर दिया है। उन्होंने अपनी राइटिंग्स में इंस्टिंक्ट और रीज़न, बॉडी और स्पिरिट के बीच बैलेंस की बात की है। उनकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट था फ्रीडा वीकली के साथ उनका रिश्ता। फ्रीडा अपने पहले पति को छोड़कर 1912 में लॉरेंस के साथ चली गई थी और बाद में दोनों ने शादी कर ली। लॉरेंस ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ट्रैवल किया, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको एंड अमेरिका। इसी वजह से क्रिटिक्स ने उन्हें पिलग्रिम ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड कहा है। उनकी मेजर नॉवेल्स हैं सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, विमेन इन लव और लेडी चैटरलीज लवर्स। लेडी चैटरलीज लवर अपनी एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट की वजह से बहुत कंट्रोवर्शियल रहा और 1960 में इसके ऊपर एक लैंडमार्क ऑब्स्टिनिटी ट्रायल हुआ जिसमें नॉवल को नॉट गिल्टी डिक्लेयर किया गया। लॉरेंस ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में ट्यूबरकुलोसिस से स्ट्रगल किया, फिर भी वो लिखते रहे और उन्होंने अपोकलिप्स जैसी इंपॉर्टेंट लेट वर्क्स प्रोड्यूस की। 2 मार्च 1930 को वेनिस, फ्रांस में उनका डिमाइस हुआ, सिर्फ 44 ईयर्स की एज में। उनकी मौत के बाद क्रिटिक्स F.R. लुइस ने उन्हें एक मेजर इंग्लिश नॉवेलिस्ट के रूप में एस्टैब्लिश किया और आज लॉरेंस दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं। लॉरेंस एक वर्सेटाइल राइटर थे। नॉवेलिस्ट होने के साथ साथ वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट, क्रिटिक और पेंटर भी थे। उन्होंने लगभग 800 पोएम्स लिखी थी जिनमें सबसे मशहूर है स्नेक। उनकी राइटिंग स्टाइल साइकोलॉजिकल रियलिज्म, सिंबोलिज्म और नेचर के गहरे ऑब्जर्वेशन से भरी हुई है। वो अपने कैरेक्टर्स के अनकॉन्शियस डिज़ायर्स को एक्सप्लोर करते हैं, सिर्फ बाहर की घटनाओं को नहीं। उन्होंने मिडलैंड इंग्लिश डायलेक्ट का इस्तेमाल किया जिससे उनकी राइटिंग ऑथेंटिक और नेचुरल लगती है। सन्स एंड लवर्स इस बात का बेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे लॉरेंस ने अपनी खुद की ज़िंदगी, अपनी माँ से अपना रिश्ता, अपने कोल माइनिंग बैकग्राउंड को फिक्शन में बदल दिया। इसलिए इस नॉवल को हाईली ऑटोबायोग्राफिकल माना जाता है और पॉल मॉरेल का कैरेक्टर खुद लॉरेंस का ही एक प्रतिबिंब है। तो ये था D.H. लॉरेंस की नॉवल सन्स एंड लवर्स का एक ओवरव्यू, इसकी स्टोरी, इसके मेजर थीम्स और ऑथर का बैकग्राउंड। ये नॉवल सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी, लव और आइडेंटिटी की एक गहरी एक्सप्लोरेशन है। Thank you very much for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel. Now we'll see you again in the next one.